हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन प्लस 2 में ये आपका सेकंड चैप्टर है। और स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये पता करने के लिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमने डिफाइन किया है एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। खेलने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें आता कहाँ से है? चैप्टर शुरू हो रहा है आपका डाइट से। तो एनर्जी आता है जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा डाइट है। तो दैट इज फूड विच वी ईट एक्चुअली इज आर डाइट। और जैसा हम खाना खाते हैं वो डिसाइड करेगा कि हमारी एनर्जी की क्वालिटी कैसी होगी। अब डाइट कैसा होना चाहिए? एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि डाइट में हमें बहुत से एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। ये तीनों के तीनों एनर्जी बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन साथ में मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए हमें वाइटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हमें अपना रफिश भी चाहिए, और हमें वाटर भी चाहिए। तो 7 ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो हमारे बैलेंस डाइट में होना चाहिए। तो हमने डिफाइन किया बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सभी ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट। ये बहुत जरूरी है, यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट अमाउंट। करेक्ट अमाउंट होना जरूरी है। किस एज के लिए चाहिए, जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू कितनी कैलोरीज डिसाइड करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर बैलेंस डाइट हम लेते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? तो बैलेंस डाइट का सबसे बड़ा फायदा है हमारी जो जरूरत है, हमारी बॉडी की एनर्जी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। दूसरा क्या फायदा है इससे? हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। हमें बहुत हेल्प मिलता है अपने वेट को कंट्रोल रखने के लिए। फिर हम डिजीज से खुद को बचा पाते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रिवेंशन होता है, हम अपने डिजीज से अपने बॉडी को बचा सकते हैं। अब देखो, अगर हमारी बॉडी अपने परफेक्ट पोजीशन पर है तो हम उसको कहते हैं कि हमारा माइंड भी एक परफेक्ट लेवल पर होना चाहिए। तो दैट इज मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और जब हमें इतनी सब चीजें मिल जाती हैं तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का हो जाता है। और हम एक प्रॉपर हमारी जब बॉडी की एक साइकिल, एक बॉडी की जब फिजियोलॉजी शुरू हो जाती है तो हमें एक प्रॉपर नींद भी आती है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है बैलेंस डाइट की जो हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, जो हमें पूरा करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम ऐसी एक ये साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के अंदर, उसका एक्शन क्या है, वो सब पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में जिस चीज को हम खाते हैं वो हमारा बन जाता है न्यूट्रिएंट्स, मींस केमिकल्स प्रेजेंट इन फूड। वो हमारा बन जाता है न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, हम कहते हैं उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो का देखो नाम से क्लियर है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिएंट जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। सो आप देखो यहाँ पर, दैट इज ये यहाँ पे रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा है और उसका साइज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें लो क्वांटिटी में चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम है और उसका साइज भी बहुत कम होता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें मैक्रो का, तो हमारे पास मैक्रो का एग्जाम्पल है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड देन फैट्स, एंड देन प्रोटीन्स एंड वाटर। ये हमारे पास आ जाता है। लेकिन माइक्रो में एग्जाम्पल्स हैं विटामिन एंड मिनरल्स। सो इट मीन्स हमें अपनी बॉडी के लिए मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कि हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्बिनेशन है जिसमें हमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है और इनका रेशियो 2:1 होता है। नॉर्मली हम इनको शुगर्स भी कहते हैं, और जो शुगर है वो डिपेंड करता है कि कितने जो शुगर की यूनिट है वो आप लगा के किसी कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हो। अगर किसी एक शुगर यूनिट को आपने लगाया है तो वो मोनोसेकेराइड्स हैं, दो लगाया है तो डाइसेकेराइड्स, और अगर दो से ज्यादा है तो पॉलीसेकेराइड्स। सो दीज आर द वेराइटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने कार्बोहाइड्रेट को फिजिकल एजुकेशन में क्या कहा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें हम जिसको हम बहुत आसानी से डाइजेशन कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो स्वीट इन टेस्ट होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे आप स्टार्च बोलते हो, वो तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा स्लो होता है, उसका डाइजेशन मुश्किल होता है, और साथ में वो मीठा नहीं लगता अगर हम इसको खाते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? हम कोई भी राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, इवन सीरियल ग्रेन्स के भी अंदर बाहर की कोटिंग अगर प्रोटीन की है तो अंदर हमें वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ब्रेड खाते हैं, चपाती खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत बहुत जरूरी है, हमें चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट एनर्जी सोर्स होता है। देखो, कभी अगर हमें तुरंत जरूरत पड़ती है तो हम ग्लूकोज ले लेते हैं। वाई? बिकॉज ग्लूकोज सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हमें एनर्जी देता है। अब ये देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। सपोज करो कि अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज को हम लिखते हैं C6H12O6। अभी मैंने क्या लिखा? ये मोनोसेक्राइड लिखा। अगर मैं इसके साथ सपोज एक ग्लूकोज और जोड़ देती हूँ, C6H12O6, अब मेरे पास एक ऐसा शुगर है जिसमें दो यूनिट्स हैं। ये देखो, दो यूनिट्स आ गई। तो ये जो दो यूनिट्स हैं ये बन गई डाइसेक्राइड्स। और अगर मैं इसमें और भी यूनिट्स जोड़ दूं, कई सारी यूनिट्स जोड़ दूं, तो वो बन जाएगा पॉलीसेकेराइड्स। सो दिस इज व्हाट, एक बेसिक जो केमिस्ट्री अगर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो वो हमें समझ में आता है। अब अगला चलते हैं फैट्स। फैट्स को बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और इनका रेशियो होना चाहिए 76:12:12। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं फैट्स, राइट? बट फैट्स को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए जब हमें इंस्टेंट, अगर हमें कोई भी इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए, तो वो हम ग्लूकोज लेते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। सो ग्लूकोज इज अ इंस्टेंट एनर्जी। अब फैट्स में देखिए, दो तरीके के फैट्स होते हैं, वन इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, केमिस्ट्री उनकी क्या होती है, आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो हम इस तरीके के बॉन्ड को देख के हम उनकी केमिस्ट्री, जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है, वो समझ सकते हैं। सोर्स कहाँ से मिलेगा? हमें फैट चाहिए तो हमें प्लांट से भी मिल सकता है और हमें एनिमल से भी मिल सकता है। प्लांट्स के लिए वी हैव एडिबल ऑयल्स, है ना, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल भी खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, राइट? एनिमल फैट के लिए मीट रिसोर्स बन सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स रिसोर्स बन सकते हैं, बटर है, चीज है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फैट्स। अब फैट्स के बाद जो तीसरा बहुत जरूरी है एनर्जी गिविंग फूड, वो हमारा बन जाता है प्रोटीन। सो कार्बोहाइड्रेट, देन फैट्स, एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को देखिए, चेक करिए, तो प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। आपकी बॉडी में कोई भी आप ऑर्गन लीजिए, नेल्स, हेयर्स, स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स, सभी को बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन है। कभी कभी कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको सल्फर भी देखने को मिलता है, राइट?
अब जो सोर्स है प्रोटीन का, तो आपके पास एनिमल सोर्सेस जैसे मीट है, फिश है, एग है, और प्लांट सोर्सेस हैं जैसे पल्सेस, नट्स, बीन्स, पीस, एक्सेट्रा। अब ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स आपको पल्सेस में भी मिलते हैं। आप दाल खाते हो, वो सारे बहुत गुड एग्जांपल है प्रोटीन्स का। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है वाटर। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, वाटर कभी भी हमें एनर्जी नहीं देता, लेकिन फिर भी हमें चाहिए। वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में चाहिए। तो वाटर को हम क्या कहते हैं? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हमारी बॉडी का 70% वेट वाटर की वजह से है। और अगर आप ब्लड की बात करते हो, तो ब्लड का 90% जो कंपोजिशन है, वो वाटर ही है। तो वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। अब इस वाटर तीन चार चीजें हो गई, तो हमने कौन से चार चीज को मैक्रो में पढ़ा है? दैट इज, पहला कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन्स, फैट्स, एंड वाटर हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब आ जाओ माइक्रो पर। सो माइक्रो में, हियर वी गो, माइक्रो। तो हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था? कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल साइज। देखो, माइक्रो का मतलब ही हो गया ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका साइज छोटा है। सिर्फ साइज ही नहीं, बल्कि उनकी रिक्वायरमेंट भी बॉडी में बहुत कम होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हम ना भी खाएं तो चलेगा, नहीं। वो भी हमें चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 100% चाहिए। इसमें एग्जांपल है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स को अगर आप देखोगे, इसको कुछ प्रोनाउंस करते हैं, विटामिन्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब देर आर टू ग्रुप्स। फैट सॉल्युबल, जिसमें आप विटामिन ए, डी, ई एंड के को इंक्लूड करते हो। वाटर सॉल्युबल में आप विटामिन बी एंड सी को इंक्लूड करते हो। इसके अलावा हमें विटामिन के साथ साथ में हमें चाहिए मिनरल्स। मिनरल्स एक्चुअली हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो जिनका बेसिक जो रिजर्वायर है, वो होता है, दैट इज सॉइल। सो बेसिक रिजर्वायर अगर सॉइल है, तो उन एलिमेंट्स को हम मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल्स क्यों चाहिए? मिनरल्स भी हमारी बॉडी के जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। जैसे देखो, हार्ट बीट चलती है, या इवन नर्व ट्रांसमिशन चलता है। नर्वस सिस्टम अगर आप पढ़ो, तो आप देखोगे कि जो हमारा न्यूरॉन है, वो ये दो, सोडियम एंड क्लोरीन, इनको यूज करता है। सोडियम में आप प्लस लगाते हो, क्लोरीन नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन काम करता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट अगेन वही है कि यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका साइज बड़ा है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका साइज छोटा है। सो लेट्स सी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एलिमेंट है हमारे पास सल्फर, स्टार्टिंग से करते हैं। सोडियम, ये हमारे पास है सोडियम। देन वी हैव अ क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सल्फर। सो मैक्रो में क्या आ गया हमारे पास? सोडियम, दैट इज एन। आप ऐसे इसके शॉर्ट फॉर्म्स के साथ कर सकते हो: क्लोरीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, Mg, देन पोटेशियम एंड देन सल्फर। सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे पास आ गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। हमारे पास है आयरन, देन कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक, सिलेनियम, मैंगनीज, फ्लोराइड एंड मोलिब्डेनम। ये सभी बन जाते हैं, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो इट मीन्स बैलेंस टाइप में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन एंड फैट्स। ये तीनों एनर्जी गिविंग फूड है।
इसके साथ साथ हमें चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स, ऑफ कोर्स वाटर, और इसमें हम बैलेंस डाइट में रफ फिश भी ऐड करते हैं। अब देखो, कुछ एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी में डायरेक्टली, जो हमने अभी पढ़ा, और कुछ एनर्जी नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या ग्रुप यहाँ पे लिखा, दैट इज न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट मीन्स जिसका एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है। सो कार्बोहाइड्रेट कम्स, क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ फ्यूल, एनर्जी देता है बॉडी को। फैट्स आते हैं इसमें, प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, एंड मिनरल्स आते हैं, राइट। अब इंटरेस्टिंग ये बात देखना है कि अगर ये सारे न्यूट्रिटिव हैं, तो नॉन न्यूट्रिटिव में क्या आता है। अब नॉन न्यूट्रिटिव मीन्स हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो एनर्जी नहीं बना रहे, लेकिन वो हमारे फूड में प्रेजेंट है। उनको हम नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर फूड कहते हैं। उनका एक्चुअली में कोई फंक्शन है ही नहीं। अब सपोज करो, आप कोई प्रिजर्वेटिव डालते हो, आप कोई कलर डालते हो, आप कोई फ्लेवर डालते हो, तो उसका कोई रोल नहीं है एनर्जी बनाने में, लेकिन वो आपके फूड में प्रेजेंट है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अब यहाँ पे देखो, पहला, इसमें भी दो हमने ग्रुप बना लिया। पहला ग्रुप बना लिया नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर दैट इंटरफेयर विथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड वो सिंपल में ब्रेक होता है। ये तो हो गया जी कैटाबॉलिज्म। उसके बाद वो जब एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, एनाबॉलिज्म जब होता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स दैट इज एनर्जी बनाता है, एटीपी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है फाइटेट्स, टेनिन्स, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ऑक्सलेट। ये सभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। इसका मतलब है कि दे शुड नॉट बी देयर इन अ फूड, लेकिन हम खाते हैं, राइट। अब सेकेंड इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर ऑफ फूड। अब देखो, ये हार्मफुल नहीं है, राइट। तो अगर एनर्जी नहीं भी बना रहे तो ये हार्मफुल नहीं है। Phytochemicals, flavonoids, preservatives, then anthocyanins, artificial sweeteners, spices, and then coffee. These are the example of जो हमारे beneficial non-nutritive factors में है। अब बहुत जो एक चैलेंजिंग टास्क होता है वो होता है हेल्दी वेट। हेल्दी वेट मीन्स हमें अपने एज और हाइट के अकॉर्डिंग टू, ऑफ कोर्स जेंडर भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग टू कितना हमारे बॉडी का मास दैट इज वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएट है तो हम कहते हैं हेल्दी वेट, जिसको आप राइट वेट भी कहते हो। अब इसको हम अगर मेजर करते हैं तो हमारे पास है BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फॉर्मूला होता है वेट जो आपने केजी में लेना है, और हाइट जो मीटर में लेना है। अब जो डाइट है आपको हेल्दी वेट देगा, उस डाइट को आप मीटर स्क्वायर वहां पे करना है। सो उस डाइट को आप यहाँ पर हेल्दी डाइट के लिए इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप देखो, उसमें एक तो वेराइटीज होनी चाहिए। वैरायटीज का मतलब है दैट इज, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक तरफा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और यू आर ईटिंग ओनली वन काइंड ऑफ प्रोटीन्स ओनली, नहीं। एवरीथिंग शुड बी देयर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन, सब कुछ होना चाहिए। सो इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ फूड, और उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, नट्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। फैट्स कोशिश करो कम खाओ, और ऐसा फैट खाओ जो बहुत ही लो लेवल का हो। हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड अवॉइड करो। हमेशा छोटे छोटे प्रोपोर्शन में अपने खाने को खाओ। 2-3 बार खा लो, छोटा छोटा प्रोपोर्शन खाओ, इन प्लेस एक ही बार में ज्यादा खाने से। कोई भी शुगर जैसी मीठी चीज या मीठी ऐसे शुगर कंटेंट ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम शुगर टी या कॉफी में ना लें, या एक जस्टिफाइड यूज में रखें। हमें अपनी कन्फेक्शनरी को भी बहुत लिमिट करना चाहिए। और अभी मैंने आपको कहा कि हमारा जो मील है वो 2-3 बार में थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पे कंट्रोल नहीं होता,
तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर लेते हैं, चलो जी स्किप कर लेते हैं अपना खाना, हम डाइटिंग कर लेते हैं। तो जब हम बोलते हैं डाइटिंग मीन्स, हम क्या बोल रहे हैं कि अपने खाने को रिस्ट्रिक्ट करना, स्मॉल अमाउंट में खाना खाना, या खाना स्किप कर देना, मील ही पूरा स्किप कर देना, उसको हम बोलते हैं डाइटिंग। अब बॉडी तो इसको नॉर्मल नहीं लेती, तो बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं है, तो कुछ हमें साइन, ऐसे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं जो एक तरीके से ये साइन होता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर बॉडी। जैसे मेंटल डेंजर्स साइन आने लग जाते हैं, इमोशनल फ्लैक्चुएशन शुरू हो जाती है, बॉडी में बहुत कम कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है ना, दैट इज इनसफिशिएंट एनर्जी होती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, और खाना छोड़ना, ये आदत धीरे धीरे पड़ जाती है। या फिर अगर खाना खा रहे हैं तो बहुत लो एनर्जी डाइट लेने लग जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते नहीं क्योंकि हम भी बहुत कमजोर हो फील करते हैं, और इसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। So moral is that dieting is not the solution to have the normal weight, right? हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, पर डाइटिंग से वेट को कंट्रोल करना जस्टिफाइड नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है individual elements of certain food that cannot be properly processed and absorbed by the digestive system। तो हमारी बॉडी कभी कभी कुछ खाने को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, राइट, उसको रिजेक्शन में डाल देती है। अब अगर मेरे अंदर अगर कोई खाना पच नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो वो फाइनली मेरी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो ऐसा खाने का तो कोई फायदा नहीं। तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, देखो बॉडी अगर कोई चीज फील करती है और अगर उसको लगता है ये ठीक नहीं है, तो उसकी एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज क्या है, वो कुछ साइन या सिम्टम्स देती है, और उस सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे नर्वसनेस आ जाती है, स्वेटिंग आ जाती है, हमारी पेल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, या फिर ट्रिमोर होने लग जाता है, रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, हेडेक हो जाता है, माइग्रेन, डायरिया, एलर्जी जैसे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है, स्किन के ऊपर बहुत बर्निंग सेंसेशंस होने लग जाता है, चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे बहुत अकड़ गया हो, चेस्ट में बहुत टाइटनेस फील होने लग जाती है। तो ये सभी सिम्टम्स बताते हैं कि ये बॉडी के लिए बहुत नेगेटिव है। कुछ तो है जो इंटॉलरेंस क्रिएट कर रहा है, और रीजन क्या होता है, क्यों वो इंटॉलरेंस हो क्यों रहा है, मे बी शायद हमारे अंदर कोई इंजाइम्स नहीं है जो खाना को डाइजेस्ट कर सकते हैं, या कभी कभी किसी को ग्लूटीन नहीं पच रहा, राइट, या फिर हमने कुछ टॉक्सिन, हमारे फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई। एंड देन अब इसकी मैनेजमेंट आसान है, मैनेजमेंट में हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फूड खाने के बाद हमें ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं माइनर चेंजेस अपने डाइट शेड्यूल में, हम वो खाना अवॉइड कर सकते हैं जिसको खाने के बाद ये ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें बॉडी, हम वो हमारे अंदर एक्सेप्ट हो सके। अब नेक्स्ट है फूड मिथ्स। देखो आजकल साइंस का, कंप्यूटर का एज है, बट फिर भी वी बिलीव इन सम, यू नो, ऐसी चीजें जिसका कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं, दैट इज मिसबिलीव, जिसका कोई साइंटिफिक ट्रुथ नहीं। जैसे फ्यूअर द कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दियर यू आर, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए उतना तो लेना पड़ेगा ना। अगर कोई 30 इयर्स का कोई एडल्ट है, तो उसको एक एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब वो उससे कम लेगा तो भी उसके बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ज्यादा लेगा वो भी ठीक नहीं है। सो हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट लेना है, कम नहीं लेना, अप्रोप्रिएट अमाउंट लेना है। सेम थिंग अगर मैं ऑयल घी बटर की बात करूं, तो यहाँ भी जितना अमाउंट अपनी बॉडी को चाहिए, वी शुड गो फॉर दैट, हमें कम नहीं करना है। सो कमिंग टू, अब देखो कुछ लोग कहते हैं
कि आलू मत खाओ, पोटैटो मत खाओ, पोटैटो खाने से हम मोटे हो जाएंगे। अगेन सेम, आप पोटैटो खाइए लेकिन उतना खाइए जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मील के बीच बीच में आप पानी पियोगे तो आपकी जो डाइजेशन है वो ठीक से नहीं होगी। राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस, हमें, अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा पानी पीने के बाद लास्ट में फिर पीते हैं तो हम एक अपना पूरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अपना जो मील का अमाउंट है वो हम कवर अप कर पाते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम एग खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एग अगर ज्यादा खाते हैं, एक्सेसिव खाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स नो न्यूट्रिएंट, ये भी गलत है। इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन, बहुत ही प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, और इन्हें हमें जब भी कभी हमें फ्रेश या जो नया सीजन का मिलता है, हम कई फ्रूट्स हैं जो हम उसके पील के साथ खाते हैं, इवन हम कई वेजिटेबल्स भी खाते हैं। जब भी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमें भूख ज्यादा लगती है। एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर, राइट। अब ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो, जब भी अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अपने एनर्जी का आउटपुट दे कर रहे हैं। तो जब हम एनर्जी का आउटपुट कर रहे हैं मोस्टली एक्सरसाइज में, तो उसके बाद भी फील हंगर, ये सही है कि हमें हंगर हमें फील होता है, बट उतना ही फील होगा ना जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी और हमारी लॉस हुई है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक्सेसिव नहीं होगा। तो आप उतना खाओगे जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं खाओगे एक्सरसाइज से। ठीक है। अब हेल्दी फूड, लोग कहते हैं हेल्दी फूड बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये बिल्कुल गलत है। सिंपल, अगर हम राइस, दाल, चपाती खाते हैं तो वो हेल्दी तो नहीं है। इनफैक्ट जितने बेकार के फूड हैं वो हेल्दी है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं वो कभी भी मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेजिटेरियंस भी बहुत अच्छे से अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स और बहुत से ऐसे वेजिटेरियन डाइट्स हैं जिनकी मदद से वो कर सकते हैं। फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प लूजिंग वेट। अगेन ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें फैट फ्री नहीं, वी नीड फैट, फैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनर्जी गिविंग फूड, पर हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक मिथ लिखा हुआ है कि अगर हम बहुत ज्यादा मिल्क पीते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। देखो, सबका कंक्लूजन वही जा रहा है कि हमें अपने अमाउंट तक कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सपोज करो किसी को 500 ml अलाउड है उसके बॉडी और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग टू, तो उसको 500 तक कुछ नहीं होगा, वो रोज 500 पी रहा है, उसको कुछ नहीं होगा। राइट। अब कुछ लोग ये मानते हैं, लास्ट में है आपका दैट, कि अगर कोई फिश खाने के बाद मिल्क लेता है तो उसके स्किन पे स्पॉट्स बन जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों बोला गया ये? सो दैट पीपल शुड अवॉइड। वाई? अब देखो, मिल्क का सोर्स क्या है? प्रोटीन। फिश का सोर्स क्या है? प्रोटीन। तो दो प्रोटीन डाइट एक के बाद एक, ये ओवर ईटिंग होगा। सो देयरफॉर जस्ट टू अवॉइड, ये ऐसी शायद मिथ बनी हुई है, बट देर इज नो एज सच साइंटिफिक जो इनके पीछे रीजंस नहीं है। तो देखो, ये जो चैप्टर है ये एक एथलीट के लिए, ये एक प्लेयर के लिए, साथ में इवन किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी को, एवरीबडी, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, फीमेल है, मेल है, सभी को एनर्जी चाहिए, बिकॉज एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी हमें हमेशा हमारे खाने से मिलती है। कहते हैं ना कि जैसा होवे अन्न, जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा होवे मन। सो ये एक बहुत फेमस कहावत है, और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट खाना है, सभी एलिमेंट को इन्वॉल्व करना है, लेकिन अप्रोप्रिएट अमाउंट में। सो इस चैप्टर से आपको बोर्ड में भी कम से कम दो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड इट इज अ वेरी जनरल चैप्टर। अगर इसको आप पढ़ो तो दो ही टॉपिक्स इसमें मेनली आते हैं, राइट? ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।